विकास भांति जी नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे रचनाएं रचनाकार चैनल में। अ, प्रीति जी नमस्कार। नमस्ते। विकास जी, आप एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, फिर एक राइटर हैं। तो आप अपने आप को इसे कैसे देखते हैं? मतलब आप पहले एक राइटर हैं फिर इंजीनियर हैं, या फिर पहले इंजीनियर हैं फिर राइटर हैं? मेरी राइटिंग की जो शुरुआत हुई प्रीति जी, वो शायद बचपन में ही हो गई थी। जहां तक मुझे ध्यान आता है, शायद 5 या 6 साल की उम्र मेरी रही होगी। हाँ। तब मैंने कुछ कविता शुरू कर दी थी। बच्चों लायक कविता मैंने कुछ बनाई थी कि फूल सुंदर होते हैं, फूल बहुत होते हैं, सुंदर लगते हैं वो कोमल कोमल। इस तरह की कुछ कविता मैंने उस समय लिखी थी। हम्म। और तब मैं ऑब्वियसली इंजीनियर नहीं था। तो लेखन पहले से है। इंजीनियरिंग मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक एज देती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उनकी कहानियां जानने का मौका मिलता है। उनकी जीवन शैली जान समझने का मौका मिलता है। कई सारी भाषाएं, कई सारी बोलियां। हम जानते हैं हिंदुस्तान अलग अलग बोलियों, अलग अलग भाषाओं का देश है। जी। तो अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं, ये सारी की सारी जानने का मौका मिलता है। तो हम्म। इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं उसमें एज देती है, एक फायदा देती है लेखन में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो एक तरह से आपके हिसाब से आपका जो इंजीनियरिंग प्रोफ़ेशन है, वो और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, या इसका क्या योगदान मानते हैं आप? इसका योगदान इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम जितने लोगों से मिलते हैं, हमारा अनुभव उतना प्रखर होता चला जाता है। हुँ, हम उतने लोगों को समझते चले जाते हैं। कहानी बिना मानवीय इमोशंस के, भावनाओं को साइड में रख के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। हुँ, आप कितने भी महान कहानियों को उठा के देखें, महान फिल्मों को उठा के देखें, महान लेखों को उठा के देखें, सब में कहीं ना कहीं आपको मानवीय पहलू जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और मानवीय पहलू कभी भी मैकेनिकल नहीं हो सकता। उसको आप पैदा नहीं कर सकते। उसको आप जब तक आप फील नहीं करेंगे, जब तक महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो लेखन में कहीं ना कहीं आएगा नहीं। तो ये जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं एक जरिया बनते हैं इन कहानियों का। आपका बायो मैंने पढ़ा, उसमें आपने ज़िक्र किया है कि कैसे आपने पहले डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से स्टार्ट करा था। तो क्या आप हमारे रीडर्स को बताएँगे आपकी जर्नी, फिर कैसे स्टार्ट करी आपने लिखने की जर्नी, फिर कैसे इम्प्रूव किया अपने आप को और यहाँ तक पहुँचे आप? मैंने पहली कहानी शायद कुछ 2016 में लिखी होगी। जी। ऐसे ही रैंडमली एक कहानी लिखी, उसको सोशल मीडिया पे डाला, दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के लिए। हुँ, वाहवाही मिली। एक कहानी और लिखी, हुँ। उसकी वाहवाही मिली। उसी दौरान आई डोंट रिमेम्बर कहाँ से मेरा परिचय प्रतिलिपि डॉट कॉम से हो गया। हुँ, हुँ। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको मैं बहुत एक तरीके से मील का पत्थर मानता हूँ अपने लेखन जर्नी का। हुँ, प्रतिलिपि मुझे मिला, मैंने प्रतिलिपि भी लिखना शुरू किया। हुँ, मेरी पहली कहानी को किसी ने नहीं पढ़ा, हार्डली 10 या 12 रीड्स आए। हुँ, 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 तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर लोग क्या पढ़ रहे हैं, हुँ, किस तरह की कहानियां उनको पसंद आ रही है, किस तरह की चीजें उनको पसंद आ रही है। हुँ, तो जो प्रतिलिपि में मौजूद ऐसे कहानियां थी जिनको एक अच्छे रीड्स मिले हुए थे, मैंने उन कहानियों को पढ़ा और ये जानने की कोशिश करी कि लोग क्या पढ़ रहे हैं। हुँ, हुँ, और फिर उसके हिसाब से अपने लेखन में सुधार करके हुँ, अपनी एक कहानी, जिसका नाम था चुड़ैल वाला मोड़, मैंने वो प्रकाशित करी। हुँ, और चुड़ैल वाला मोड़ प्रकाशित होने के ठीक पहले हुँ, मेरे पास 3 या 4 फॉलोअर थे। हुँ, और धारावाहिक की कहानी थी। और उस धारावाहिक की कहानी को खत्म होते होते हुँ, मेरे फॉलोअर करीब पहुंच गए 3,000 के आसपास। वाह! हुँ, 20 एपिसोड्स की कहानी लगभग 1 महीने में प्रकाशित हुई होगी। हुँ, तो इस 1 महीने के दौरान मेरे फॉलोअर्स बढ़ के जो है काफी आगे तक पहुंच गए। तो इससे लगा कि हाँ ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं, फिर एक और कहानी, फिर एक और कहानी। हुँ, इसी प्रतिलिपि पर मुझे एक दिन एक मैसेज आया हुँ, कि हमने आपकी डिटेक्टिव विक्रम पढ़ी है, हुँ, जिसे हम छापना चाहते हैं। हुँ, तो मेरा उनसे सवाल था कितने पैसे लेंगे। उधर से उन्होंने जवाब दिया पैसे लेंगे नहीं, बल्कि आपको रॉयल्टी देंगे। हुँ, तो ये थे झारखंड के मुकुल श्रीवास्तव जी, हुँ, जिन्होंने मेरी पहली पुस्तक छापी, हुँ, डिटेक्टिव विक्रम। हुँ, ये आपके सामने है, अर्चना पब्लिकेशन से। ये छपने का दौर आगे बढ़ ही रहा था, हुँ, तभी मेरे पास एक फोन और आया। मैं पता नहीं क्यों समझता हूँ कि मेरी जितनी भी लेखन जर्नी रही, इसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले का बहुत योगदान रहा। हुँ, मैंने लोगों के संघर्ष सुने हैं, उनको
पांडुलिपियां प्रकाशकों के पास ले जाते और रिजेक्ट होते हुए सुना है। हम्म, लेकिन मेरे साथ सारी चीजें अपने आप होती चली गई। कुछ बिल्कुल। दिनों में एक फोन और आया, हम्म, अ, प्रकाशित लेखक बनना है। हमने बिल्कुल बनना है, तो ये नंबर दे रहा हूँ, इस पे बात कर लेना। वो नंबर था फ्लाइट ड्रीम्स के प्रकाशक मिस्टर मिथिलेश गुप्ता जी का। हम्म, तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट मांगी, उनको मैन्युस्क्रिप्ट दी। वहां से मेरी प्रकाशित हुई पहली किताब नागालैंड। हम्म, और फिर इसके बाद जर्नी चल निकली। किंचुलका नैनम छिंदंती शस्त्राणी हुई, हम्म, उसके बाद खटक हुई, हम्म, और अब पांचवी पेपर बैक किताब किंचुलका युद्धम शरणम गच्छामि लॉन्च हुई है एक दिन पहले। हम्म, और आज सुबह की खबर है, अमेजन बेस्ट सेलर पे सेकंड नंबर पे आ गई है। हम्म। होपफुली अगर प्रेम मिलता रहा पाठकों का, तो शायद पहले नंबर पे भी आ जाए। बिल्कुल, हमारे शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप पहले नंबर पे वो ज़रूर आए। तो हॉरर, मिस्ट्री या फिर थ्रिलर के अराउंड आप लिखते हैं, तो आप इस ये जो जॉनर है, आप इसी के अराउंड अपने आप को स्टिक करके रखना चाहते हैं, या फिर आप और भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, या इसे ही आपने क्यों चुना लिखने के लिए? नहीं, सिर्फ यही नहीं है। अगर मेरी पहली किताब देखें, डिटेक्टिव विक्रम जासूसी कहानियां थी। हम्म, सेकंड किताब एडवेंचरस कॉमिक बुक है। हम्म, उसमें कॉमेडी है, उसमें एक्शन है, उसमें ड्रामा, उसमें रोमांस, उसमें सारी चीजें हैं। थर्ड किंचुलका नैनम चंदन शस्त्राणी, हम्म, ये माइथोलॉजिकल फिक्शन है। अ, अच्छा। अगली खटक जो मेरी हॉरर आई। हम्म, युद्धम शरणम गच्छामि को मैं किसी एक जॉनर में नहीं बांधूंगा। ये कई सारे जॉनर्स को मिलाती हुई किताब है। बेसिकली ये भारत की कहानी है कि आने वाले समय में, या आने जो विज्ञान प्रगति कर रहा है, उस विज्ञान की प्रगति में भारत की क्या भूमिका होगी। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट किताब लेके आ रहा हूँ, वो बहुत ही सीरियस इशू पे बेस्ड है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में बताया जा रहा था कि भारत में इस समय युवा आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है। हम्म, और सिर्फ आर्टिकल नहीं था, हम्म, बल्कि कुछ निजी अनुभव भी थे। हम्म, मेरे कुछ साथी, कुछ मित्र, मेरे साथ इंजीनियरिंग के करे हुए कुछ सीनियर्स, पता नहीं क्यों अचानक सुसाइड कर ली। हम्म, तो सिर्फ इस मैं सिर्फ इस नहीं, या किसी भी जॉनर में बंद के नहीं रहना चाहता हूँ। हम्म, मैं वो लिखना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं लोगों को संदेश दे, हम्म, लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पे हृदय पे टच करे। और कुछ ऐसे मुद्दे जो शायद अनछुए हैं, उनको छूने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। तो ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट करने में, फिर उसकी स्टोरी लाइन, फिर उसके डायलॉग्स, तो उन सब चीज़ों, जो ऐसे डायलॉग्स दो जो हमारे पढ़ने वालों को बांध के रख सके, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता होगा। तो कैसे आप कैसे कैसे रिसर्च करते हैं? थोड़ा सा अपनी लिखने के स्टाइल या जर्नी के बारे में बताएंगे लोगों को? आपकी मेहनत क्या लगती है रिसर्च भी उसमें? करना पड़ता है, और साथ में मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते मेरे दिन के 8 घंटे हम्म, उस कंपनी के लिए प्रतिबद्ध हैं जो मुझे सैलरी दे रही है। जी, बिल्कुल। तो मेरे लिए समय जो निकलता है, वो निकलता है सुबह का या शाम का, हम्म, जिसमें शाम के समय परिवार को समय देना भी आवश्यक होता है। तो हम्म, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। हम्म, तो ऐसे में मैं समय निकालता हूँ सुबह 6 से लेकर 7 बजे का, जिसमें मैं लेखन हम्म, और अगर कोई रिसर्च मुझे करनी है, हम्म, तो मैं करके चलता हूँ। हम्म, और मैं मतलब उतना बड़ा रिसर्चर नहीं हूँ कि मैं पहले खूब सारी रिसर्च कर डालूं, उसके बाद कहानी का प्लॉट तैयार करूं। मैं एक बेसिक रिसर्च करता हूँ, 3 4 5 दिन की, हम्म, जिसमें मेरा कहानी का प्लॉट तैयार होता है। मैं कहानी लिखना शुरू करता हूँ। फिर मुझे उस कहानी के आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती चली जाती है, मैं उनके बारे में पढ़ता चला जाता हूँ, और कहानी के साथ साथ आगे बढ़ता चला जाता हूँ। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया के इतने सारे ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, फिर आप अलग अलग जगहों पे भी जाते हैं, रीडर्स से, पाठकों से मिलते हैं। तो इतने सारे लोगों से मिलने के बाद आप कोई ऐसा आपका अनुभव या उनका रिस्पॉन्स, पाठकों का रिस्पॉन्स शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या आपको थोड़ा अलग लगा या बहुत अच्छा लगा, इस तरह का? अ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पाठक अपने संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं।
ईमेल्स भेजते हैं। तो उसमें वो बताते हैं किस तरह उन्होंने कहानी पढ़ी, शुरुआत में उनको कैसी लगी, एंड में कैसे लगी, रिव्यूज कैसे लगे। तो मेरे पास एक मेल आया, हम्म। कुछ शायद रामपाल या ऐसा कुछ करके नाम था। तो उन्होंने मुझे मेल किया, और ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उन्होंने पढ़ी होगी किंचुरका की मेरी पहली वाली किताब, हम्म। नैनम छिंदंती शस्त्राणी। हम्म। तो उन्होंने जिक्र किया कि कैसे इस किताब को उन्होंने ऐसे रैंडमली खरीद लिया था, हम्म। और जब पढ़ना शुरू किया तो लगातार पढ़ते चले गए, हम्म। और लगभग 2.5 दिन के भीतर उन्होंने किताब खत्म कर ली। मैं इस समय एक अ, अंग्रेजी लेखक पाउलो कोएल्हो की किताब पढ़ रहा हूँ, अल्केमिस्ट, हम्म। जिसे शुरू किए हुए लगभग लगभग मुझे 3 महीने हो गए, हम्म। और जिसे आज भी खत्म नहीं कर पा रहा। तो ये सुन के अच्छा लगता है किसी ने 3 दिन में मेरी लिखी हुई किताब खत्म कर दी। जी, सच में ये तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो है। अपनी लिखी हुई किताब आप किसे पसंद करना पढ़ना पसंद करते हैं, या आप किस जॉनर को ये ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं? ये बहुत कठिन सवाल है मेरे लिए। मेरे जीवन की पहली किताब है ये अल्केमिस्ट, जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ओह। मैं कभी अध्ययन और अध्यापन के अलावा मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं। स्कूल में जो हिंदी का सिलेबस हुआ करता था उतना पढ़ा, उसके बाद इंजीनियरिंग थी तो इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा जो लेखन है वो शायद बहुत स्पॉन्टेनियस है। जैसे कहते हैं ना कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, या सरस्वती का एक विशेष आशीर्वाद है। क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और मैं इस मामले में या तो कमजोर हूं या जानबूझ के बना हुआ हूं। जानबूझ के बना हुआ हूं इसलिए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर मैं दूसरों को पढ़ूंगा तो शायद उन जैसा बन जाऊंगा। आज मैं जो लिखता हूं वो मुझे लगता है कि ये मेरे दिमाग की उपज है। हो सकता है किसी परिस्थिति में या मेरी कहानी में कोई परिस्थिति पैदा हो जो किसी और कहानी से मिलती जुलती हो, तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मैंने वहां से ये सिचुएशन उठा ली। लेकिन जब मैंने किसी को पढ़ा हुआ नहीं है तो मुझे लगता है, यकीन आता है कि ये जो भी विचार है ये पूरी तरह से मेरा है। मैं अपने पाठकों को ये बताना चाहूँगी कि विकास भांति जी की सारी किताबें जो फ्लाई ड्रीम्स एंड फ्लाई विंग्स पब्लिशर से पब्लिश हुई हैं, वो हमारे रचनाएं प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। तो आप उसे ज़रूर पढ़िए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको ये किताब कैसी लगी। विकास जी, ये आपकी जो किताब है, नई किताब किंचुलिका, युद्धम शरण। युद्धम शरणम गच्छामि, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, जस्ट ब्रीफ? युद्धम शरणम गच्छामि एक साइंस फिक्शन है। अ, और ये कहानी घूमती है एक सुपर ह्यूमन डीएसडी और उसके सामने खड़े हुए एक भारतीय सिपाही वल्लभ के बीच में। डीएसडी को बनाया गया है एक देवता के जीन से, लेकिन होता है ना, कई लोग शक्ति का गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। रिवॉल्वर का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए भी किया जा सकता है, और किसी की जान लेने के लिए भी। उसी तरीके से विज्ञान का इस्तेमाल भी निगेटिवली भी कर सकते हैं और पॉजिटिवली भी कर सकते हैं। तो इस कहानी में जो डीएसडी तैयार हुआ, जो डीएसडी का कैरिकेचर बना, वो इस तरीके से बना कि वो अच्छी की तरफ ना जाके बुरे की तरफ चला गया। और उसके सामने खड़ा हुआ है वल्लभ, और इन दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है पूरी दुनिया, क्योंकि डीएसडी चाहता है इस पूरी दुनिया पे रूल करना, वल्लभ चाहता है अपने देश को और इस पूरी दुनिया को बचाना। इन सारे घटनाओं के इर्द गिर्द अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इन सब की कहानियां बुनी हुई हैं। पाकिस्तान भी कहीं मौजूद है, कहीं कश्मीर भी मौजूद है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ एक जॉनर की कहानी नहीं, ये हिंदुस्तान की कहानी है, और विज्ञान की वो कहानी। अक्सर होता है कि हम एक शक्ति को दबाने के लिए दूसरी शक्ति का उदय करते हैं, वो शक्ति उदय हो जाती है, फिर क्या करेंगे? हमने छोटे मोटे बम्स को निस्ते नाबूद करने के लिए परमाणु बम बना लिए, परमाणु बम को थोड़ा सा कम करने के लिए हमने हाइड्रोजन बम बना लिए, उसको कम करने के लिए कल हम शायद किसी और चीज के पास चले जाएंगे। तो इसका कोई अंत नहीं है। तो ये कहानी कहती है कि इनका अंत कहाँ पे होगा। ओके, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी लाइन आपका इसमें। आप अपनी नई किताब के बारे में अभी आपने जिक्र किया, तो उसकी पृष्ठभूमि या उसका कैरेक्टर ये सब आपने डिसाइड कर लिया है, या फिर अभी उसमें काम चल रहा है आपका, रिसर्च वर्क? उस पर काम शुरू हो चुका है। पृष्ठभूमि असली है, जैसा मैंने पहले बताया। जब मैं कॉलेज में हुआ करता था
ऑब्वियसली आप जानती होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियरिटी और जूनियरिटी होती है। जी। मेरे एक सीनियर थे, आई वॉन्ट टेक हिज नेम करेंटली। किताब में मैंने उनका जिक्र किया है, जब किताब आएगी तो सबको पता चलेगा। हमने हमेशा उनको लार्जर देन लाइफ देखा। वो जब गुजरते थे सड़कें खाली हो जाया करती थी, वाह। जब वो डांटते थे तो लोगों के आंसू निकल पड़ते थे। तो हमेशा ऐसा लगता था कि यार इनके जैसा बनना है। ही वॉज सच ए वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। 6 फीट की हाइट थी, अच्छी खासी पर्सनालिटी थी, दमदार आवाज थी। कॉलेज खत्म हुआ, हम अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। एक दिन सुबह सुबह मेरे पास एक सोशल मीडिया पर मैसेज आया कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो मैंने अपने एक मित्र को फोन किया और उनको बताया कि उनको हम लोग एक निक नेम से पुकारते थे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। सामने वाले का कहना यह था कि दिस इज इम्पॉसिबल, एक बार न्यूज फिर से पढ़ो, उस जैसा बंदा सुसाइड नहीं कर सकता। तो ये कहानी कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द बुनी हुई है, किस तरह से हम उनको देखा करते थे। कुछ पार्ट इसका मैं लिख चुका हूँ, कुछ पार्ट अभी लिखना बाकी है। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा, क्योंकि होता है मेरे संग अक्सर ऐसा होता है कि मैं लिखता हूँ तो शायद जो है 10 दिन में किताब भी खत्म कर दूं, लेकिन फिर गैप आता है तो शायद 6 महीने ही बीत जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा गैप आया, करीब 10-15 दिन का। मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ उसको दोबारा से शुरू करने की, रिज्यूम करने की। तो अगर हो गई तो शायद 1-2 महीने में किताब तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, हमें भी इंतज़ार रहेगा आपकी नई किताब का भी। और अब मैं फिर से अपने पाठकों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी ये युद्धम शरणम गच्छामि को ज़रूर पढ़ें। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। नमस्ते। नमस्कार प्रीति जी। तो फ्रेंड्स, अपने हमारे एपिसोड्स को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आपके कमेंट्स हमें इम्प्रूव करने के लिए, हमारे राइटर्स को और एनकरेज करने में हेल्प करेंगे और हमें ग्रो करने में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।